बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है 18th अमेंडमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप ये समझे कि मैं आपको आज बूस्ट करूँगी। आज की अच्छी बात यह है कि जब भी आप मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में 10 साल ऐड हो जाते हैं। तो परेशान होना छोड़ें। अगर पढ़ना है तब भी रिलैक्स होकर पढ़ें। ज़िंदगी में बहुत सिचुएशंस आती हैं, बहुत से फेजेस आते हैं। रिलैक्स हो, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में इजाफा करें और चिल रहें। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 18th अमेंडमेंट। मच अवेटेड टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी और मैं चाह रही थी कि हर एस्पेक्ट से आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूं। तो स्टार्ट करते हैं। 18th अमेंडमेंट बेसिकली कब अप्रूव हुई? अप्रैल 15, 2010 को। किसने अप्रूव करवाई? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने। 18th अमेंडमेंट बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट अमेंडमेंट है जी इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ये अमेंडमेंट है। ठीक है जी। 18th अमेंडमेंट ने क्या किया है? चेंज 1/3 पार्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी जिसने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के 1/3 पार्ट को इफेक्ट किया था। इसमें तकरीबन 97 आर्टिकल्स को चेंज कर दिया गया था। 18th अमेंडमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री का पता होना जरूरी है। 18th अमेंडमेंट क्या है जी? सबसे बड़ी एक तरमीम है, सबसे बड़ी एक अमेंडमेंट है। इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? हिस्ट्री शुरू होती है ज़ियाउल हक से। ज़ियाउल हक कौन थे? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इन्होंने क्या की? इन्होंने 8th अमेंडमेंट की, 8वीं तरमीम इन्होंने की। इस 8th अमेंडमेंट में एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था 58(2)B। उस आर्टिकल के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर होगी कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होगा। प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव कर सकता है और उसकी गवर्नमेंट, मतलब उसकी गवर्नमेंट, उसकी कैबिनेट सबको रिमूव करवा सकता है। मतलब एक प्रेसिडेंट इतना पावरफुल होगा कि वो एक प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की छुट्टी करवा सकता है। और उसके बाद वो खुद से फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर सकता है। इसके साथ जो एक नई तब्दीली की गई वो ये थी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको चेंज करके सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म बना दिया गया। होप यू अंडरस्टैंड कि 8th अमेंडमेंट बेसिकली क्या थी। तो पावर किसके पास सबसे ज्यादा आ गई है? प्रेसिडेंट के पास आ गई है। अब स्टार्ट करते हैं मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट से। वो पाकिस्तान के 10th प्राइम मिनिस्टर थे। 1985 से 1988 तक उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की और उनके टेन्योर में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ज़ियाउल हक थे। इन दोनों में कुछ क्लैशेस हुए और ज़ियाउल हक ने क्या किया? 58(2)B आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत की छुट्टी करवा दी। उसके बाद क्या हुआ कि एक एयरक्राफ्ट में ज़ियाउल हक की डेथ हो गई, उनका जहाज क्रैश हो गया। तो पहली दफ़ा 58(2)B का इस्तेमाल ज़ियाउल हक ने किया था और किस पे किया था? मोहम्मद खान जुनेजो पे किया था। उसके बाद क्या हुआ जी? फिर से इलेक्शंस हुए, फिर से एक नई गवर्नमेंट आई, फिर से एक नया प्रेसिडेंट आया। अब जो प्रेसिडेंट आया वो कौन था? गुलाम इसहाक खान। इनका टेन्योर था 1988 से लेके 1993 तक। हुकूमत किसकी थी? बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। 2 साल तक हुकूमत और प्रेसिडेंट में क्लैशेस चलते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि गुलाम इसहाक खान ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत की भी छुट्टी करवा दी। फिर किसकी हुकूमत आई? नवाज शरीफ की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई। नवाज शरीफ के आने के बाद फिर से
क्लैशेस स्टार्ट हुए, किस में? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में। और फिर से जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक खान, उन्होंने क्या किया? 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी करवा दी। तो नवाज शरीफ की हुकूमत का टेन्योर 1990 से 1993 तक रहा। अब जो नवाज शरीफ साहब थे वो सीधा किसके पास गए? सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि भाई ये आपके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को रिस्टोर कर दिया। इस बात पर अच्छा, रिस्टोर करने से क्या हुआ कि नवाज शरीफ की हुकूमत फिर से दोबारा रिस्टोर होगी और वापस आ गई। ठीक है, गुलाम इसहाक खान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पावर है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे कर सकती। उन्होंने फिर से नवाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी करवा दी। तो दोनों में क्लैश चलते रहे। फिर स्टेट के कुछ इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़े और दोनों की ही हुकूमत की छुट्टी करवा दी, प्रेसिडेंट की भी और नवाज शरीफ की भी। उन्होंने कहा कि भाई फिर से इलेक्शंस होंगे और फिर से नई हुकूमत आएगी और नए प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, तो अब किसकी हुकूमत आई? फिर से बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई। अब बेनजीर की हुकूमत के दौरान जो प्रेसिडेंट थे वो थे फारूक लगारी। फारूक लगारी और बेनजीर भुट्टो में फिर से क्लैशेस स्टार्ट हो गए। फारूक लगारी ने भी क्या किया कि 58(2)B का इस्तेमाल किया और बेनजीर की हुकूमत की क्या करवा दी? छुट्टी करवा दी। अब किसकी हुकूमत आई है? फिर से इलेक्शंस हुए हैं, फिर से नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई है। अब नवाज शरीफ की हुकूमत जैसे ही आई, उन्होंने आते साथ जो काम किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 58(2)B आर्टिकल को ख़त्म करवा दिया। ठीक है, एक अमेंडमेंट करवाई। ठीक है, और उस अमेंडमेंट के बाद उन्होंने 58(2)B को ख़त्म करवा दिया। अब क्या हुआ जी? प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी, उनकी भी छुट्टी हो गई। तो इस तरह के उस वक्त हालात हो गए थे कि जो फारूक लगारी थे उनको खुद ही रिज़ाइन करना पड़ा। ठीक है, अब नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद किसकी हुकूमत आई? मुशर्रफ की हुकूमत आ गई। मुशर्रफ की हुकूमत आई तो एक नया PCO बना और मुशर्रफ ने फिर से 58(2)B आर्टिकल को रिस्टोर कर दिया। तो ये याद रहे कि जियाउल हक ने 8 अमेंडमेंट की, नवाज शरीफ ने 13th अमेंडमेंट करके 58(2)B को ख़त्म करवाया, मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट करके 58(2)B को फिर से लेकर आए। और फिर आए जी जरदारी की हुकूमत आई, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आई और उन्होंने आके सबसे पहले 58(2)B को ख़त्म करवाया 18th अमेंडमेंट के थ्रू। 18th अमेंडमेंट को पास करवाया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी के साथ मिले और उन्होंने मिल के 58(2)B को ख़त्म करवाया थ्रू 18th अमेंडमेंट। और इस तरह से 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई और आपको अब क्लियरली पता चल गया है कि किस वजह से इंट्रोड्यूस्ड हुई। ओके जी, इस स्लाइड पे मेरे पास बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है एक छोटी सी बात। देखिए, जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ ना, मैं बहुत फुली उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ और एक फ़्लो में आपको पढ़ा रही होती हूँ और सम टाइम फ़्लो में स्लिप ऑफ टंग या बाय मिस्टेक आपके मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल जाता है जो गलत होता है। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम में मुझे एक वर्ड की मेरे से मिस्टेक हुई। मुझे बोलना चाहिए था कि जो साइलोन है वो ओल्ड नेम है किसका? श्रीलंका का। बट इन फ्लो और स्लिप ऑफ टंग या बाय मिस्टेक कह सकते हैं कि मैंने बोल दिया कि जो साइलोन है वो ओल्ड नेम है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो इस बात पे बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आपको तो खुद नहीं पता, दिस एंड दैट। एक सिंपल सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए भाई कि बजाय ये कि आप छोटी सी मिस्टेक का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दो, बेहतर ये होता है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलो। तो इस बारे में सोचिएगा, टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत मज़े का टॉपिक आज चल रहा है। तो क्या क्या क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। वाई दिस अमेंडमेंट, क्यों ज़रूरत पड़ी भाई इस अमेंडमेंट की। What is the 18th amendment? It's glue or solvent for the Federation of Pakistan.
क्या ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक ग्लू के तौर पे काम करेगी? व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ 18th अमेंडमेंट? 18th अमेंडमेंट की स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट आर द डेफिशिएंसीज एंड रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन 18th अमेंडमेंट? क्या क्या इसकी डेफिशिएंसीज हैं, क्या क्या इसके रिस्क्स हैं? और टू स्कूल ऑफ थॉट को हम डिस्कस करेंगे जो चाहते हैं कि 18th अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, और एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो चाहता है कि 18th अमेंडमेंट ऐसे ही रहनी चाहिए। तो फिर क्वेश्चन है जी, शुड वी रिवोक 18th अमेंडमेंट? क्या हम वाकई में 18th अमेंडमेंट को रिवोक कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड देखेंगे, प्लस ओपिनियन देंगे अपना अपना। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई दिस अमेंडमेंट, क्यों जरूरत पड़ी इस अमेंडमेंट की। देखिए, मैंने आपके साथ हिस्ट्री शेयर की है 18th अमेंडमेंट की, जहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक गेम चली हुई थी मिलिट्री में और सेंटर में। जब भी दिल करता था, जिसका भी दिल करता था, गवर्नमेंट को ख़त्म कर देता था, गवर्नमेंट की छुट्टी कर देता था। क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? 2 साल एक ही हुकूमत है, उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी, फिर अगली हुकूमत आ गई, तो वो पॉलिसीज क्या बनाएंगे भाई? आपने देखा कि मिलिट्री इंडिपेंडेंसी थी, आपने देखा हिस्ट्री में कि जो पावर थी वो सेंटर के पास थी, प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर थी, और आपने देखा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो थी ही नहीं। तो लिटरली ऐसे मुल्क नहीं चलते। 18th अमेंडमेंट की यही वजह थी कि जो हुकूमत स्टेबल नहीं थी, हुकूमत की आए रोज छुट्टी हो रही थी। 18th अमेंडमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑन अप्रैल 8, 2010। ठीक है, पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव किया कब? अप्रैल 8, 2010 में। और जब अप्रूव किया उस वक़्त कोई एक भी सिंगल नेगेटिव वोट नहीं था 18th अमेंडमेंट के लिए। इस बात को आप लोगों ने याद करना है। साइंड बाय प्रेसिडेंट एंड बिकेम लॉ ऑन अप्रैल 19, 2010 को ये लॉ बन गया था। यहाँ पे 2020 मैंने मिस्टेकनली लिख दिया, इसको आप ठीक करके 2010 कर लीजिएगा। दिस सिंगल अमेंडमेंट कंसिस्ट ऑफ 104 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 18th अमेंडमेंट की वजह से तकरीबन 104 चेंजेस हुई किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। अब जो एग्जामिनर है ना, वो आप लोगों से ऐसे नहीं पूछेगा कि 18th अमेंडमेंट क्या होती है। उसने आपसे सवाल हमेशा घुमा कर करने। हो सकता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो 18th अमेंडमेंट को सपोर्ट करता है, एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो 18th अमेंडमेंट को रिवोक करना चाहता है। तो आप किसका साथ देंगे? आप किसके साथ हैं? 18th अमेंडमेंट के सपोर्टर्स के साथ हैं आप, या फिर उनके साथ हैं जो कि 18th अमेंडमेंट को रिवोक करना चाहते हैं? ठीक है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस जो एग्जामिनर वो आपसे पूछ सकता है। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, आपने डायरेक्टली छलांग नहीं लगानी है कंक्लूजन पे कि भाई हम उसको सपोर्ट करेंगे जो 18th अमेंडमेंट को सपोर्ट करता है। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। यहाँ से सवाल कभी भी आपने स्टार्ट नहीं करना। आप लोगों ने एग्जामिनर को बताना है व्हाट इज द 18th अमेंडमेंट फॉर अबाउट। एक्चुअली में 18th अमेंडमेंट में क्या है, व्हाट आर इट्स सैलिएंट फीचर्स, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। फिर आप डिस्कस करो इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और उसके बाद अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दो, जैसे कि शुड वी रिमूव 18th अमेंडमेंट और नॉट। और इसके बाद 18th अमेंडमेंट के कुछ इम्प्लीकेशंस डिस्कस करो कि अगर ये रिवोक कर दी गई तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। और इसके अलावा आप लोग कुछ रेमेडीज़, कुछ सजेशंस दे सकते हो। और एट दी एंड आपको एग्जामिनर को बताना है कि हम सपोर्टर्स के साथ हैं या फिर हम सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के साथ हैं। ये एक तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन करने का CSS में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ 18th अमेंडमेंट। जैसे जैसे हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखते जाएंगे वैसे वैसे हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि किस तरह 18th अमेंडमेंट ने पाकिस्तान की फेडरेशन मींस कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया है। नंबर 1, पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है, इम्प्रूव इंटर प्रोविंशियल एंड सेंटर प्रोविंशियल रिलेशन। 18th अमेंडमेंट ने क्या किया है कि प्रोविंसेस और सेंटर के रिलेशंस को बेहतर किया है। किया होगा, लेकिन हाउ?
कैसे किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी मिल सकता है जब आप लोगों को ये 3 लिस्ट अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है। ये वो लिस्ट हैं 1956, 1962, 1973 तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका जिक्र है। कॉन्करेंट लिस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इंक्लूड्स द पावर to be considered by both the union and state government. concurrent list में वो सब्जेक्ट्स जिसमें दोनों प्रोविंशियल असेंबली एंड नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैव द पावर टू लेजिस्लेट सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है भाई? मैं इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, पाकिस्तान अफेयर्स में इस तरह के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ उसमें आपके एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाएगा, आपके मुल्क का डिफेंस आ जाएगा, आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंसी आ जाएगी, आपकी प्रोविंशियल मैनेजमेंट आ जाएगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी। तो आप ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिन पे दोनों प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली लेजिस्लेट कर सकती है या फिर कोई डिसीजन ले सकती है, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यानी बोथ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट हैव द पावर टू यूज देयर एग्जीक्यूटिव पावर टू लेजिस्लेट दीज सब्जेक्ट्स। मतलब इसमें प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली दोनों सब्जेक्ट्स पे अपना डिसीजन दे सकती हैं। दोनों में क्लैश भी आ सकते हैं लेकिन डिसीजन दोनों का चलेगा, ठीक है। अब इस तरफ आप कॉन्करेंट लिस्ट को अंडरस्टैंड करें, फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन से आइन में किस किस तरह किस किस के पास ज्यादा पावर थी। अब हम बात करते हैं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है? इसमें वो तमाम सब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं जिसमें पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली मीन्स के आपके मुल्क के सेंटर के पास ये पावर होती है कि वो तमाम सब्जेक्ट्स को लेजिस्लेट करे। सेंटर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इन तमाम सब्जेक्ट्स पर अपनी राय कायम करे, अपनी लेजिस्लेशन का इस्तेमाल करे। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे उन पे किसका डिसीजन चलेगा? सिर्फ सेंटर का चलेगा। क्लियर? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है? इसमें वो तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सब्जेक्ट्स को लेजिस्लेट कर सके, मतलब वो सब्जेक्ट्स पर अपना डिसीजन दे सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, डिफरेंट पॉलिसीज बना सके, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो कॉन्करेंट लिस्ट में पावर किसके पास है? प्रोविंशियल असेंबली एंड नेशनल असेंबली। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में किसके पास पावर है? सिर्फ सेंटर के पास, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में किसके पास पावर है? सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोविंशियल असेंबली के पास, मतलब कि प्रोविंसेस के पास। अब बात करते हैं कि 1956 के आइन में 3 लिस्ट थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या मसला था? कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ने अपनी राय देनी है ना। मतलब अगर कोई सब्जेक्ट है, फर्ज कर लो कि आपका कोई एक्सटर्नल अफेयर है, फर्ज करो आपके मुल्क का डिफेंस आता है इसमें, ठीक है, ये मैं लेट्स सपोज कर रही हूँ। तो अगर दोनों में कोई क्लैश चल रहा है, प्रोविंशियल में और सेंटर में, अगर दोनों का किसी बात पे कोई क्लैश चल रहा है तो बात किसकी मानी जाएगी? सेंटर की बात मानी जाएगी, प्रोविंसेस की बात नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब 1956 के आइन में ये लिखा गया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स आएंगे, अगर किसी सब्जेक्ट पे कोई क्लैश आएगा प्रोविंस और सेंटर में तो बात किसकी मानी जाएगी? सेंटर की। मतलब कि ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसको स्ट्रेंथन तो नहीं किया गया, क्योंकि फेडरेशन बेसिकली होती क्या है कि आपके जो प्रोविंसेस हैं वो आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, और जब आप इस तरह से सेंटर को प्रोविंसेस पे ओवर लीड होने दोगे तो किस तरह आपके प्रोविंसेस आपके स्टेट के रियल रिप्रेजेंटेटिव होंगे,
तो क्या नजर आया 1956 में कि प्रोविंसेस को ओवर लीड किया जा रहा है। कौन ओवर लीड कर रहा है? सेंटर। क्या नजर आया कि अथॉरिटी ज्यादा किसके पास है? सेंटर के पास है। मतलब कि फेडरेशन स्ट्रेंथन नहीं थी 1956 में। तो 1962 के आइन में क्या देखा गया? तब भी जो सेंटर होगा वो हर सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। फिर 1973 का आइन आया, ठीक है, उसमें भी 3 लिस्ट थी, ठीक है। और उस वक्त कॉन्करेंट में तकरीबन 47 सब्जेक्ट्स थे। आप लोग फिर भी टैली कर लीजिएगा कि 47 थे या 1-2 ज़्यादा थे, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा, फैक्ट फिगर को कंफर्म करके लिखा करें अपने नोट्स में। तो तब क्या था? तब भी 1973 में भी जो दोनों प्रोविंशियल और जो आपके जो फेडरल या मतलब आपका जो सेंटर था वो दोनों लेजिस्लेट कर सकते थे इन सब्जेक्ट्स पर। लेकिन 1973 में भी यही था कि अगर प्रोविंसेस और सेंटर में कोई भी क्लैश आया किसी सब्जेक्ट पर तो कौन ओवर लीड करेगा? सेंटर ओवर लीड करेंगे। 1973 तक हमें क्या नजर आया है कि जो सेंटर थी वो ज़्यादा पावरफुल थी। फिर आई जी आपकी 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट ने क्या किया? आकर कॉन्करेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश करने से क्या हुआ? जो प्रोविंसेस थे उनको सोल अथॉरिटी मिल गई। अब जब सोल अथॉरिटी प्रोविंसेस को मिलेगी वो अपने फैसले खुद ले सकेंगे, किसी बात पे क्लैश नहीं आएगा सेंटर में और प्रोविंसेस में। मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर, अथॉरिटी, ऑटोनमी आपके प्रोविंसेस को दे दी गई। तो प्रोविंसेस के पास ऑटोनमी आने का मतलब ये होता है कि वो आपके स्टेट के रियल रिप्रेजेंटेटिव होंगे और आपकी जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो इस तरह से 18th अमेंडमेंट ने सेंटर और प्रोविंसेस के रिलेशन को क्या किया है जी? बेहतर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा, आप देखते हैं कि मज़ीद किस तरह 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस और सेंटर के रिलेशन को ठीक किया। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा NFC अवार्ड। 18th अमेंडमेंट के थ्रू NFC अवार्ड बना दिया गया। NFC अवार्ड पे मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये नेशनल फाइनेंस कमीशन बना दिया गया और इसमें एक मैकेनिज़्म सेट कर दिया गया कि जो रेवेन्यू होता है एक स्टेट का, जो नेशनल वेल्थ होती है या फिर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको किस तरह से सेंटर और प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो सब कुछ NFC अवार्ड मतलब कि नेशनल फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि एक मुल्क का फाइनेंशियल रिसोर्स, नेशनल वेल्थ किस तरह से सेंटर और प्रोविंसेस में डिवाइड करना है। 3 क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर में और प्रोविंसेस में। सबसे पहले पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को मद्देनजर रखा जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन को मद्देनजर रखा जाएगा, पॉवर्टी को और रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी। इन 4 क्राइटेरिया को देखते हुए तमाम प्रोविंसेस को और सेंटर को नेशनल फाइनेंस एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 18th अमेंडमेंट से पहले सेंटर के पास कितनी नेशनल वेल्थ आती थी? 53% और प्रोविंसेस के पास 46.5%। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद सेंटर के पास 42.5% फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे और प्रोविंसेस के पास 57.5% फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे। इसका मतलब है कि ज़्यादा जो नेशनल वेल्थ है वो किसको मिल रही है? प्रोविंसेस को मिल रही है। क्यों? देखें, अगर
ज्यादा नेशनल वेल्थ प्रोविंसेस को दी जा रही है। इसका मतलब है कि उनके अंडर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मतलब उनके सब्जेक्ट्स को बढ़ा दिया गया है कि उन्होंने मतलब कि इन सब्जेक्ट्स को देखना है। इससे पहले उनके अंडर जो सब्जेक्ट्स है वो भी कम थे। अच्छा, अब उसके अलावा क्या हुआ था 18 अमेंडमेंट में कि 18th अमेंडमेंट से पहले पंजाब जो प्रोविंस है उसको जो नेशनल वेल्थ मिलती थी, जो फाइनेंशियल रिसोर्स मिलता था, वो 53.2% मिलता था। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद 51.74% मिलना शुरू हो गया। मतलब कि पंजाब का फाइनेंशियल रिसोर्स कम हो गया। और उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में। तो ऐसा क्या हुआ कि जो नून लीग थी वो मान गई कि चलो ठीक है, आप लोग पंजाब का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो कम कर दो। देखिए 18th अमेंडमेंट में थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की जो एक कंडीशन थी उसको रिवाइव कर दिया गया। ठीक है, उसको देखते हुए नवाज शरीफ ने सोचा कि हाँ, हम सपोर्ट करेंगे 18th अमेंडमेंट को। और उसको देखते हुए नवाज शरीफ ने सोचा कि ठीक है, पंजाब का फाइनेंशियल रिसोर्स आप कम कर सकते हैं। तो जब प्रोविंसेस को फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले, इट्स मीन कि आपके प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह भी सेंटर और प्रोविंसेस में जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हुए हैं। अब देखते हैं जी 18 अमेंडमेंट के और कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लाइक सीसीआई। सीसीआई क्या होता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इट डील्स विद फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 टू सॉल्व द इंटर प्रोविंशियल इश्यूज एमिकेबली। तो सीसीआई क्या होता है जी, अगर कोई क्लैश या कोई डिस्प्यूट आ जाए प्रोविंसेस और सेंटर में, तो ये एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड है, वहाँ बैठ के दोनों अपने मसले हल कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट देना होता है उसमें हमने रेफरेंस ऐड करना है, तो रेफरेंस किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, फर्ज करें कि ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिखा है, ठीक है, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे रेफरेंस लिख दिया है आर्टिकल 153 154। ठीक है, तो इस तरह से एक सेंटेंस के एंड पे आप इस तरह से रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। तो सीसीआई में बेसिकली क्या होता है, सीसीआई रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अब देखते हैं जी जो 18th अमेंडमेंट है उसने डेमोक्रेसी को किस तरह से स्ट्रेंथन किया। इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, expand the scope of Article 6 high treason, reduce the probability of martial laws in the country। और इसमें हेल्ड इन अबायंस को समझना भी ज़रूरी है। देखिए 18th अमेंडमेंट से पहले, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 6 में था कि कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा या सस्पेंड करेगा वो हाई ट्रीसन मतलब कि कैपिटल पनिशमेंट का हकदार होगा। लेकिन फिर भी इसमें एक गुंजाइश थी। गुंजाइश किस चीज की थी, हेल्ड इन एबियंस की एक गुंजाइश थी। अब हेल्ड इन एबियंस क्या होता है, ये बेसिकली एक गुंजाइश थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। हेल्ड इन एबियंस का मतलब होता है टेम्परेरी तौर पर। अगर मैं आपको इसका इंग्लिश में मीनिंग बताऊं तो आप कह सकते हो टू स्टे समथिंग बाय अ कोर्ट और अ कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी व्हेन अ मैटर इज नॉट क्लियर, मतलब थोड़ी देर के लिए किसी चीज को रोक देना। अब हेल्ड इन एबियंस को यूज करते हुए परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, परवेज मुशर्रफ इम्पोज्ड इमरजेंसी थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है, उसने यह किया कि पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफज कर दी थी, मतलब पूरे पाकिस्तान में वन मैन रूल उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तब एक गुंजाइश थी कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने की हेल्ड इन एबियंस के थ्रू, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये गुंजाइश खत्म कर दी गई। 18 अमेंडमेंट के बाद ना सिर्फ ये कहा गया कि वो पर्सन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा या फिर अबॉलिश करेगा
या फिर इमरजेंसी लगाने की कोशिश करेगा उसको कैपिटल पनिशमेंट देगी, बल्कि वो लोग जो कि ऐसे पर्सन को सपोर्ट करेंगे या सजेशन देंगे वो भी हाई ट्रीसन के हकदार होंगे। ठीक है, यानी आर्टिकल 6 इम्पोज किया जाएगा और अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी भी मार्शल लॉ को वैलिडेट नहीं कर सकेगी, क्योंकि इससे पहले बहुत से जो जस्टिस थे, ठीक है, वो मार्शल लॉ को वैलिडेट कर देते थे, जैसे कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया, मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया। तो इस तरह क्या होगा कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है। इस तरह क्या हुआ है कि आपका जो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक हो गया है। 18th अमेंडमेंट से पहले प्रेसिडेंट को जब भी लगता था वो ऑर्डिनेंस पास करता था और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर देता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इम्पोज करनी है पाकिस्तान में तो वो सबसे पहले प्रोविंशियल असेंबली से इजाज़त लेगा। अगर प्रोविंशियल असेंबली अप्रूव करेगी तो ही इमरजेंसी लगेगी, अदरवाइज खुद से प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकता। हाँ, अगर इमरजेंसी लगाना ज़रूरी होगी और प्रोविंशियल असेंबली इजाज़त भी नहीं दे रही होगी, उसको अप्रूव नहीं कर रही होगी, फिर ये जो केस है किसके पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास जाएगा। और जो पार्लियामेंट होगी वो दोनों हाउसेस के साथ सेपरेट सिटिंग करेगी और उसमें प्रूव करेगी कि इमरजेंसी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा किस तरह से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया है। देखिए, पहले जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी कोई खास अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, किसके पास अथॉरिटी थी? प्रेसिडेंट के पास थी। ठीक है, और एक हैबिट थी पाकिस्तान में 20वीं सेंचुरी में, हम लोग देखते आए थे कि किस तरह गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जा रहा है। सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, लेकिन अब पूरे मुल्क की जो मशीनरी है वो कौन चला रहा है? प्राइम मिनिस्टर चला रहा है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक कंट्री का हेड होता है, जबकि जो आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपकी गवर्नमेंट का हेड होता है। और जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो मतलब कि पूरे पाकिस्तान में उसकी ही चलती है। पहले प्रेसिडेंट क्या करता था? 58(2)B का यूज करता था और असेंबली को डिसॉल्व कर देता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सो अब 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे, क्योंकि 20th सेंचुरी में हमने क्या देखा था कि 4 इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या किया गया था? डिसॉल्व किया गया था, इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई थी। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये पावर ले ली गई थी। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों से। अब अगर इमरजेंसी इम्पोज करनी है किसी प्रोविंस में तो प्रोविंशियल असेंबली की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस तरह प्रेसिडेंट भी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि पहले ये था कि जो प्रेसिडेंट था वो रेफरेंडम करवा सकता था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये भी पावर ले ली गई। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ था उसने भी रेफरेंडम करवाए थे, तो 18th अमेंडमेंट के बाद ये पावर भी ले ली गई थी। और इसके अलावा आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं किस तरह डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया, कौन कौन से पॉइंट्स है वो सारे नोट करते जाइए आप। अच्छा, 18th अमेंडमेंट के बाद जो आपकी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको भी एम्पावर्ड किया गया। पहले क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो नेशनल असेंबली होती थी, ठीक है, वो सिर्फ एक मैकेनिज्म एडवाइस करती थी कि ये मैकेनिज्म हमने बना दिया है, ठीक है, वो रेफर कर देती थी। अब क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ मैकेनिज्म बल्कि ये भी डिसाइड करेगी कि ये जो मैकेनिज्म है ये होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। क्लियर? और इसके अलावा सेनेट की सीट्स को भी बढ़ा दिया गया, कैबिनेट को भी मजीद रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन को भी स्ट्रेंथन कर दिया गया। मतलब कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, उसका टेन्योर 3 से 5 साल कर दिया गया। इसके अलावा
जो बहुत ही बेस्ट पॉइंट मैं कह सकती हूँ वो ये था कि 18th अमेंडमेंट के बाद मतलब कि इट इंश्योर्स दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। जबकि इससे पहले क्या होता था कि जो प्रोविंशियल जो आपकी गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, वो अपनी लोकल गवर्नमेंट को कभी स्ट्रेंथन होने ही नहीं देती थी, क्योंकि ऐसे उनकी अपनी जो अथॉरिटी थी उसको खतरा था। तो 18th अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि भाई आप लोग अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको आप लोग स्ट्रेंथन करो। ये बहुत मज़े का पॉइंट है और हाँ ऐसा होना भी चाहिए। अगर प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने जहन से ये बात निकाल दे कि लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देने से, उनको स्ट्रेंथन करने से हमारी अथॉरिटी को कोई ख़तरा है, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखें कि अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होगी तो मुल्क के चप्पे चप्पे में काम होना शुरू हो जाएगा और जो इतना क्राइम फैला हुआ है मुल्क में वो भी कम हो जाएगा। तो सेनेट को मैंने आप लोगों को बताया है कि सेनेट को भी एम्पावर किया गया है। सेनेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ाई गई हैं। पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, गवर्नमेंट के, वो सिर्फ नेशनल असेंबली को जवाबदेह होते थे, लेकिन अब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वली सेनेट को भी जवाबदेह होंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या होता था कि पहले अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑर्डिनेंस पास करना होता था तो उसके लिए कंपलसरी नहीं था कि नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के सेशंस हों, ठीक है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद एक प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ही अपना ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब दोनों का सेशन हो, मतलब कि जब सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों का सेशन होगा तभी वो ऑर्डिनेंस पास होगा। तो अब मैं आपको जल्दी से रिकॉल कर देती हूँ कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू किस किस चीज़ पर बात की गई, क्या क्या तब्दीली आई गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई, पावर ऑफ सेनेट की बात की गई, नेशनल असेंबली की बात की गई, और इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म की बात की गई, जुडिशल इंडिपेंडेंसी की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स रिफॉर्म भी किए गए और लोकल गवर्नमेंट की भी बात की गई। और इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट और जो बेस्ट पॉइंट था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। केपीके, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ठीक है, सबको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, ठीक है। हिस्टोरिकली ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, ठीक है, ये नहीं दी गई थी, जिसकी बात। नाउ नंबर 4, गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है 18th अमेंडमेंट का कि ये क्लियर कर दिया गया कि जो कौन सी गवर्नमेंट होगी वो किस किस को रिस्पॉन्सिबल होगी, वो सब कुछ क्लियर कर दिया गया। मतलब कि गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया गया। यहाँ पे एक बहुत बेस्ट पॉइंट है, दैट इज साइलेंस दी नेशनलिस्टिक फोर्सेस। बहुत सी नेशनलिस्टिक फोर्स को भी साइलेंस करवा दिया गया 18th अमेंडमेंट के थ्रू। देखें, बहुत से प्रोविंसेस में बहुत सी नेशनलिस्टिक फोर्सेस थी जो डिफरेंट प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही थी। जैसे कि आज भी अगर आप लोग किसी से बात करें बलूचिस्तान में या केपीके में, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि पुअर बलूचिस्तान, पुअर केपीके, ठीक है, और वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कुछ कर नहीं रही बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो केपीके के लिए कुछ नहीं करी, हम डेप्रीवेटेड पीपल हैं यहाँ कर, हम यहाँ के डेप्रीवेटेड पीपल हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना ही एजुकेशन, ना ही हेल्थ, हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की गई, क्योंकि कुछ नेशनलिस्टिक फोर्सेस ऐसी थीं जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करती थी, जो यूथ थे उनकी ब्रेन वॉशिंग करती थी, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट करती थी। तो 18th अमेंडमेंट के थ्रू ऐसी जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस थी डिफरेंट प्रोविंसेस से, उनको खामोश करवा दिया गया, क्योंकि इनकी वजह से फॉरेन पॉलिसीज एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी, डिफरेंट डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए इनको खामोश करवाना ज़रूरी था। 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये बात क्लियर कर दी गई कि अगर किसी प्रोविंस में कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कोई हेल्थ सेक्टर नहीं है, कोई एजुकेशन सेक्टर नहीं है, और इसके अलावा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर है, वहाँ कोई जुडिशल इंडिपेंडेंसी नहीं है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि उस प्रोविंस की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उस प्रोविंस की गवर्नमेंट को फाइनेंस एलोकेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उस प्रोविंस की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस सूबे में कितना पैसा कैसे कैसे लगा रही है और कितनी डेवलपमेंट्स कर रही है। तो अगर किसी मुल्क में एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट ये ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज में ये सब कुछ आता है, सेंट्रल अथॉरिटीज में सब कुछ नहीं आता। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज, नॉट सेंटर। ये आप लोग आज क्लियर कर ले, क्योंकि जो नेशनल वेल्थ है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो आपके सामने मैंने बताया कि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस के पास ज्यादा जाते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट गलत है। सेंटर आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, बल्कि गलत कौन कर रहा है? गलत आपका अपने जो प्रोविंस है उसकी गवर्नमेंट आपके साथ गलत कर रही है। अगर वो डिप्राइव्ड एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं लेकर आ रही है तो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस तरह से 18 अमेंडमेंट ने क्या किया है? डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है और इसके अलावा सेंटर और प्रोविंसेस में जो रिलेशन है उसको बेहतर बनाया है। अच्छा जी, ये थे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा मटेरियल भी रीड कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है वहाँ से, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आप लोगों को मज़ीद पढ़ने में मिलते हैं, वो भी इसमें ऐड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। तो मज़ीद हम नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग 18th अमेंडमेंट, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. तो मिलते हैं with negative points of 18th amendment in my next video. Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिए. Stay tuned and अल्लाह हाफिज़.